हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स एंड किंगडम्स, राजा और उनके राज्य। ठीक है, उसके बारे में है चैप्टर कि राजा कैसे होते थे, वहाँ के उस समय के राजा कैसे होते थे, उनके जो राज्य थे उनमें क्या क्या होता था, कैसे होते थे उनके राज्य। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी, यानी कि क्या है इसमें कि बहुत सारी जो नई नई डायनेस्टीज थी, जो राज्य थे वो एमर्ज हुए, वो बने 7th सेंचुरी के बाद में। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद में बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज बनी। मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। मैप 1 जो है शो कर रहा है इसमें कि 7 से लेकर 12th सेंचुरीज के बीच में जो कितने सब कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो डायनेस्टीज बनी थी। ठीक है, तो देखिएगा, लोकेट द गुर्जरा प्रतिहार्स, यहाँ से पढ़ेंगे। लोकेट द गुर्जरा प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स, पालास। मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखो ये रहा गुर्जरा प्रतिहार्स। ठीक है, राष्ट्रकूट यहाँ पर है, राष्ट्रकूट्स, पालास, चौलास। ठीक है, तो पालास ये रहे और चौलास जो है ये है। ठीक है, चौलास एंड छमानास। ठीक है, चहामनास, सॉरी। तो ये जो अब चौहान्स कहे जाते हैं तो वो थे ये छामनास। ठीक है, तो इनका भी जो है सबके जो अलग अलग डायनेस्टीज थी। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल, कि क्या आज आप बता सकते हो कि प्रेजेंट डे आज के समय में कि किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है और आज के समय में इनको क्या कहा जाता है। तो छमानास ये रहे। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलेगा। देखो मैं बताती हूँ, गुर्जर जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार ये जो वाला जो पार्ट है ये है सेंट्रल मध्य प्रदेश का। ये वाला जो पार्ट है ये है सेंट्रल मध्य प्रदेश का। लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, सेंट्रल मध्य प्रदेश। राष्ट्रकूट जो है, ये जो राष्ट्रकूट वाला पार्ट है ये है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। ये कौन सा है? ये है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला रीजन। पालास ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ये जो है पूरा वेस्ट बंगाल है। चौलास जो है, देखो चौलास का बहुत बड़ा रीजन है। चौलास जो है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये सारे में यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो चौलास वाला जो रीजन है इसमें बीच में कावेरी रिवर आती है ये। ठीक है, तो चौलास वाला जो है साउदर्न कर्नाटक और तमिलनाडु वाला रीजन है। कौन सा? साउदर्न कर्नाटक और तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है, इस तरीके से ही है ये। और ये चमानास जो है ये है राजस्थान का पार्ट। ठीक है, एमपी ऑल्सो, इसमें एमपी भी आता है। ये जो है ये राजस्थान का पार्ट है, इसमें एमपी ऑल्सो। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया है कि आज के समय में इनको क्या कहते हैं। और जो से देखो ये लिख रहा है ना, फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, ये जो है ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं। ये सारी बाउंड्रीज कवर हैं, तो ये कहीं पर बढ़ जाती हैं और कहीं पर घट जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बीच बीच में फ्लक्चुएट होती रहती थी, क्योंकि जैसे किसी ने कोई राज्य जीता तो उधर बाउंड्रीज बन गई कि वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, कोई किसी से हारा तो वो उधर की साइड से कम हो गई। तो ये जो बाउंड्रीज हैं फ्लक्चुएटेड फ्रंटियर हैं। ठीक है, इस तरीके से दर्शाई गई हैं। चलिए चैप्टर ही शुरू करते हैं अब आगे। ओके, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज जो बनी थी उनका एमरजेंस कैसे हुआ। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7th सेंचुरीज में बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स थे या फिर उनको वॉरियर्स कह लीजिए, वॉरियर्स चीफ जो थे वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में थे। एक्सिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। ऐसे ही राजाओं के साथ क्या करते थे, राजाओं के साथ जो है उनके सामंत रहते थे, जिनको सबऑर्डिनेट बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो जब वो साथ में रहते थे, उनके सामंत हुआ करते थे उनके साथ में, तो वो राजा को क्या करते थे, राजा को गिफ्ट वगैरह देते रहते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और राजा बदले में उनको क्या करता था, राजा उनको बदले में जो है मिलिट्री सपोर्ट या फिर कोर्ट की जरूरत पड़ती है ना लोगों को, तो कोर्ट का सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट राजा उनको दिया करते थे। एज सामंस गेन पावर एंड वेल्थ, और सामंस जो थे, इस तरीके से सामंत जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, क्योंकि राजा के वो सामंत हुआ करते थे, राजा उनको कुछ ना कुछ देते रहते थे। तो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंत, उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया था। महामंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, इस रीजन में जो है सबसे बड़े जो माने जाते थे वो माने जाते हैं महामंडलेश्वर। क्या बोला जाता था उनको? महामंडलेश्वर। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। बाद में क्या करा था, जब ये अपने आप को महामंडलेश्वर इन्होंने घोषित कर दिया, पैसा इनके पास बहुत सारा हो गया, पावर भी इनके पास बहुत सारी हो गई, तो इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने एक अपना जो है अलग साम्राज्य बना लिया। ये स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंस होकर इन्होंने अपना जो है खुद की डायनेस्टीज बना ली। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द डिकेन, ऐसे ही जो इंस्टेंस हुआ राष्ट्रकूट के डिकेन में हुआ। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, बल्कि क्या था, उनके पास भी सबऑर्डिनेट थे कर्नाटका के चालुक्यास। इन द मिड 18th सेंचुरी, सॉरी 8th सेंचुरी है, 18 नहीं है, इन द मिड 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के बीच में
दांती दुर्गा a राष्ट्रकूट chief overview is Chalukya warlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा लिटरली द। तो क्या करा था 8वीं शताब्दी के बीच में मिड 18th सेंचुरी दांती दुर्गा और राष्ट्रकूट चीफ जो थे उन्होंने एक जो है एक रिचुअल परफॉर्म किया। उन्होंने एक मतलब हवन टाइप का एक यज्ञ टाइप का करवाया जिसको कहा जाता है हिरण्यगर्भा। When this ritual was performed with the help of brahmanas, जब ये यज्ञ जो है कराया जा रहा था ब्राह्मणों की मदद से, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय even if he was not one by birth। तो ये जब कराया था तो उनका विश्वास था कि इससे क्या होगा, क्षत्रियों का जन्म होगा। जो योद्धा होते हैं ना क्षत्रिय, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन उनका जो हवन कराया जाता था, हवन से क्या कराया था उन्होंने कि जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा हवन कराया तो उनका कहना था कि इससे क्षत्रिय कुल का जन्म होगा। जितने भी लोग सेक्रीफाइजर हैं या फिर वो हैं तो वो सब क्षत्रिय बनेंगे, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। चलिए इनको रब कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। दूसरे केसेस में क्या था, जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज के मेंबर थे, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी उनके जो मेंबर्स थे वो क्या करते थे, वो उन्होंने जो है मिलिट्री स्किल्स सीख रहे थे वो। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मौर्य शर्मन एंड द गुर्जर प्रत्यार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स। एग्जाम्पल के लिए अगर बता दें, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण थे ना, उन्होंने अपना ये काम छोड़ दिया था और उन्होंने क्या करा, वो जो है मिलिट्री स्किल सीखने लगे राज्य में। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मौर्य शर्मन, ठीक है, कदम्बा मौर्य शर्मन और गुर्जर प्रत्यार हरिचंद्र, ये दोनों ब्राह्मण थे, ये जो दोनों जो थे ब्राह्मण थे, हु गिव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स। इन्होंने भी क्या करा, अपने जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया और उन्होंने भी हथियार अपने हाथ में ले लिए। सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और इन्होंने भी सक्सेसफुली अपना एक अलग राज्य कर्नाटक और राजस्थान में बना लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके का था। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको भी। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एस महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अपने आप को एक हाई साउंडिंग टाइटल दिया था, मतलब वो अपनी प्रशंसा कराते थे ना, तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा सा टाइटल घोषित करवाया था, जैसे कि वो अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाते थे या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि तीनों लोगों के स्वामी, इस तरीके से वो अपने आप को कहलवाते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samans as well as with association ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। तो इतने पावरफुल होने के बाद भी वो अपनी जो पावर थी उनकी वो सामंत के साथ शेयर करते थे या फिर किसानों के साथ शेयर करते थे। जो एसोसिएशन होती थी ना किसानों की या व्यापारी या फिर ब्राह्मण, इन सब के साथ वो अपनी पावर जो है वो शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशन, हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। तो क्या करते थे, जब ये ट्रेडर्स, ब्राह्मण और पीजेंट जो थे, सामंत जो थे, इनको वो जब अपनी पावर देते थे, मतलब पावर उनके साथ शेयर करते थे, तो बदले में वो लोग क्या करते थे, इनको अपनी, जैसे अगर मान लीजिए वो लैंड के स्वामी है तो उनको अनाज देंगे, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट जो वो उनके लिए देते थे। कैटल की जो पशु रख रहे हैं, कैटल कीपर्स हैं, इसमें आर्टिशंस भी हैं कुछ लोग, तो वो सब किसी न किसी रूप में उनको कुछ ना कुछ देते थे। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट वी ओन द लैंड। कभी कभी क्या होता था, उनको जो है इस तरीके से रेंट भी देना पड़ता था। जैसे जो लैंड उन्होंने दी है राजा उनको जो है लैंड देते थे कि अब इस लैंड पे तुम काम करोगे, ये लैंड तुम्हारी ही गिफ्ट के रूप में दे देते, तो इसका उन्हें रेंट देना होता था। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। जो रिवेन्यू था, रिवेन्यू बोला जाता था उसको, टैक्स, जो जमीन का जो टैक्स जाता था उसको रिवेन्यू बोला जाता था, और वो जो है व्यापारियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। 400 टैक्सेस, ठीक है, 400 टैक्सेस थे उस समय में। तो इसमें से कुछ मेन दिए गए हैं, जैसे कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिल नाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तमिलनाडु में जो चोलास थे, है ना, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं तो उसमें लिखा है, उसमें कुछ बातों का वर्णन किया हुआ है, जैसे कि 400 टर्म्स थे, 400 तरीके के टैक्सेस वहाँ लगे हुए थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कहा जाता है वेटी। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। इसमें जो कैश तो नहीं लिया जाता था, लेकिन जो है आदमियों को लेबर के रूप में काम कराया जाता था। जैसे सोचते थे ना कि भाई इनसे टैक्स वसूलना है तो उसको अपने राज्य में या फिर उसको अपने खेतों में काम करना होता था। एंड कादामई और लैंड रिवेन्यू। कादामई होता था लैंड रिवेन्यू, ज़मीन का जो है
लैंड रेवेन्यू होता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, इस तरीके के बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि अगर हमें किसी मकान पर छत डालनी है, थैचिंग द हाउस करना है, छत डालनी है, तो उसका भी आपको टैक्स देना होगा। द यूज़ ऑफ अ लेडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, और अगर पाम ट्रीज पर चढ़ने के लिए अगर आपको कोई सीढ़ी का यूज़ करना है, सीढ़ी बनवानी है या बनानी है, तो उसका भी आपको टैक्स देना होगा। असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एटसेट्रा, और या जैसे कभी आपको किसी प्रॉपर्टी से आपकी बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी है, वो आप उनसे आपको मिल रही है, तो उसका भी टैक्स आपको देना होगा। तो इस तरीके के टैक्स जो है वहाँ पर लगाए गए थे। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple. इन resources, अब जब ये राजाओं को टैक्स मिलता था तो राजा इस पैसे क्या करता था, वो जो है उसमें मंदिर निर्माण में लगा देता था। सारा पैसा जो था राज्य के एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे राज्य की संपदा बनी रहे, और जो वहाँ का जो टेम्पल्स थे उनके निर्माण में लगाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और इस पैसे का यूज जो था युद्ध लड़ने के लिए भी काम में आता था। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्वेशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो जैसे अगर उन्होंने किसी राज्य पर जीत हासिल की, किसी राज्य को हराया, तो वहाँ पर वो लूटमार करते थे। प्लंडर मीन्स होता है लूटमार, तो लूटमार का जो पैसा होता था वो यूज़ करते थे। और इससे क्या होता था, जैसे किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया तो ट्रेड रूट्स में फ़ायदा मिलता था। जैसे वो जो रास्ता था वो व्यापारियों के लिए बन जाता था कि जितनी ज़मीन उन्होंने अपने अंडर में करी, वही लूटमार करी वहाँ पर, तो वो ज़मीन भी उन्होंने अपने अंडर में कर ली, जिससे कि ट्रेड रूट्स में फ़ायदा मिलता था, व्यापारियों को आने जाने में मदद मिलती थी, और एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट्स तैयार हो जाता था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and position were often hereditary। और क्या होता था, इस काम के लिए जो रिवेन्यू लिया जाता था लैंड का, तो इस काम के लिए बड़ी बड़ी फंक्शनरीज होती थी, जो कि क्या होता था, जो पुराने समय से फैमिलीज चली आ रही हैं, तो वो उसकी जो उनके परिवार के जो सदस्य होते थे वो ये सब काम करते थे। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, और जो पोजीशन थी हेरिडिटरी होती थी, जैसे कि दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ये बात जो है आर्मी के लिए भी जो है ट्रू है। जैसे कि अगर आर्मी के कोई किसी का जो पिता आर्मी में है, अगर उसके बच्चे भी इस काम में होते हैं तो आर्मी में आते हैं, तो वो भी जो है इस तरीके से उनसे भी इस तरीके का रिवेन्यू लिया जाता था, उनके बच्चे भी फिर आर्मी में ही जाएंगे, इस तरीके से वहाँ पर ये होता था। पोजीशन जो थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, और बहुत सारे केसेस में तो राजा के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे वो भी इस पोजीशन पर होते थे। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज होता है जैसे कि राजाओं के लिए जो प्रशंसा पत्र लिखे जाते हैं ना, उनके राज्य में जो ऑथर होते हैं, जो कवि होते हैं, वो इस तरीके की प्रशंसा पत्र लिखते थे, उनको प्रशस्तीज कहा जाता है। तो प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तीज में क्या होता था, कुछ ऐसी डिटेल्स लिखी होती थी जो कि हमेशा ही सच नहीं होती थी, उसमें बस राजा की तारीफें होती थी, राजा जो है अपनी तारीफें उसमें करवाता था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें यह बताया जाता था किस तरीके से राजा की तारीफ है, या राजा ने ये बताया होता था कि किस तरीके से वो इतना साहस भरा काम कर गया, किस तरीके से वो वैलियंट है, वैलियंट मीन्स साहसी है, विक्टोरियस वॉरियर, और योद्धाओं पर उसने कैसे जीत पाई है। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए ये सब जो थी ब्राह्मण के द्वारा लिखी जाती थी, जो ब्राह्मण्स होते थे उनके दरबार में, उनके द्वारा लिखी जाती थी, जो कि ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, जो कि वहाँ राज्य में रह के कार्यभार संभालते थे। ओके, अब ये वाला टॉपिक आएगा द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। नागभट्टा के अचीवमेंट्स ये जैसे लिखे गए हैं, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति। बहुत सारे शासक थे, उन्होंने जो अपने अचीवमेंट्स थे वो प्रशस्ति में लिखवाई। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। लास्ट आपने पिछले साल 6th क्लास में जो है गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की जो है प्रशस्ति पढ़ी। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखी मिली जो कि ग्वालियर में मिली, मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा प्रतिहार किंग एज फॉलोज। इसमें जो है नागभट्ट के बारे में वर्णन किया गया था, जो कि एक प्रतिहार किंग थे। जैसे कि उनके बारे में लिखा गया था कि द किंग्स ऑफ आंध्र, सैंधवा सिंध, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट्स ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। तो जब ये नागभट्टा जो थे एक प्रिंस थे, एक राजकुमार ही थे, तभी इन्होंने इतने सारे राजा जो थे, आंध्र के राजा, सैंधवा, विदर्भा, महाराष्ट्र एंड कलिंगा, इन सब राजाओं को जो है पराजित कर दिया था, हरा दिया था। ही वो ना विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूल ऑफ कन्नौज। जिन्होंने कन्नौज के जो शासक थे चक्रयुद्ध, उन पर भी विक्ट्री पाई थी। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा पार्ट ऑफ बंगाल। उन्होंने जो है वंगा के राजा को भी हराया था। अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किरता
फॉरेस्ट पीपल्स जंगल के लोग थे, कीर्ता उनको भी हराया था, तुरुशका तुर्क, वत्सा मत्स्य बोथ किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो नॉर्थ इंडिया के सारे राज्य थे, है ना, वत्सा और मत्स्य, इन सबको भी हराया था। इस पे जो है राजा की प्रशस्ति तो है। देखो नागभट्ट के बारे में बताया गया कितने कितने राजाओं को हराया, कितने राज्य उन्होंने अपने अधीन करे और कैसे कैसे उन पर जीत हासिल करी। किंग्स ऑफर रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, किंग्स राजा जो थे ब्राह्मणों को जमीन जो थे उनके रिवॉर्ड में देते थे, क्योंकि वो प्रशस्ति लिखते थे, उनके राज्य में कार्यभार संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उनको बदले में जो है लैंड दी जाती थी। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और जब ये लैंड दी जाती थी तो ये कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड की जाती थी कि कितनी लैंड दी गई है और कैसे कैसे है। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, ये उसके लिए लिखा जाता था जो लैंड को रिसीव करता था, जो लेता था उस पर उसका नाम होता था, और जो देता था उस पर उसका भी नाम होता था। जैसे कि देखो ये कॉपर प्लेट्स दिखाई गई हैं, ये वाली। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। ये जो है कॉपर प्लेट्स का सेट है जो कि लैंड मेड बाय अ रूलर 9th सेंचुरी के एक शासक ने बनवाई थी, है ना। रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल, थोड़ी सी तो ये संस्कृत में लिखी गई हैं कुछ में, और कुछ जो है तमिल में लिखी गई हैं। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील, इसमें एक जो है रिंग पड़ा हुआ है इस तरीके से, और इसमें एक रॉयल सील लगी हुई है जिससे कि राजा की पता चले कि कौन से राजा की ये है। टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जिससे कि पता चलता रहे, सील लगी हुई है कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ओके चलिए, वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, अब इसमें लिखा क्या होता था, जैसे दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रेट गिवन बाय द चोलास, ये जो पार्ट है तमिल सेक्शन का है, लैंड जो दी गई है चोलास के द्वारा। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes, कि हम जब ये लैंड दे रहे हैं तो इसमें हमने जो है बाउंड्रीज करा रखी हैं, earthen embankments मतलब चारों तरफ जो है मिट्टी की एम्बैंकमेंट्स करा रखी है जिससे कि पानी इधर ना जाए, बाढ़ टाइप की बना रखी है। थ्रोनी बुशेस, और उसके चारों तरफ जो है झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो लगा रखी है, प्लांटिंग कर रखी हैं। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेंस, और इस लैंड में मतलब बताया गया है लैंड के बारे में कितनी बड़ी लैंड है ये। लैंड में फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, वाटर लैंड है, गार्डन्स हैं, ऑर्चर्ड्स है, बगीचा है, ट्रीज है, वेल्स है, ओपन स्पेसेस हैं, पेस्चर लैंड है, पेस्चर लैंड मीन मतलब चरवाहों के लिए चुनने का स्थान भी वहाँ पर है। अब विलेज है, एक गांव भी है इसमें, एंड हिल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, कैनाल्स हैं, डिचेज हैं, रिवर्स हैं, स्लिट लेडन्स लैंड है, टैंक्स हैं, ग्रेनरीज है, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। कितनी बड़ी लैंड है, इसमें सब में वर्णन है कि इस लैंड के अंतर्गत ये चीज़ें जो हैं हम दे रहे हैं। He who receive the land can collect taxes from it, जो इस लैंड को लेगा वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। He can collect the taxes imposed by judicial officer as fines, वो जो है इस लैंड से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, किससे, जुडिशियल ऑफिसर से, फाइन के रूप में। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, पान के पत्तों पर भी वो टैक्स ले सकता है। देन ऑन वुवन क्लॉथ, या फिर जो बुने हुए कपड़े होते हैं उन पर भी वो टैक्स ले सकता है। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, बल्कि गाड़ियों का टैक्स भी वो ले सकता है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, वो बड़े बड़े रूम भी बना सकता है। विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बल्कि उसके ऊपर एक अपर स्टोरीज भी डाल सकता है बिल्कुल पक्की ईंटों की। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वो छोटे और बड़े गड्ढे भी खुदवा सकता है, कुएं खुदवा सकता है उसमें। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थोनी बुशेस इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो उसमें वो ट्रीज भी प्लांट कर सकता है और जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो भी लगवा सकता है। ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, वो सिंचाई के लिए नहर वगैरह भी लगा सकता है। ही शुड एंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्ट, उसे ये एंश्योर करना होगा कि बस पानी वेस्ट ना हो। एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बुल्ड, जो कि जिससे कि एम्बैंकमेंट जो बनाए गए हैं उससे पानी वेस्ट ना हो। तो देखो ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसमें कि किस तरीके से लैंड दी जाती थी। कॉपर प्लेट्स पर सब कुछ अंकित है कि कौन किसको जो है लैंड दे रहा है और कौन ले रहा है, जो वो किस किस तरीके की टैक्स वसूल कर सकता है और किस किस तरीके की वो लैंड है, क्या क्या वो करा सकता है। ठीक है, सब कुछ उस पर रिटर्न होता था। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।